9 और 10 नवंबर का परीक्षा खबरी आप लोगों को नहीं मिल पाया था, अर्थात 9 का, कल का। तो आज उसको सम्मिलित करते हुए वीडियो रहेगा। और न सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मुख्य परीक्षा की भी जो तैयारी कर रहे हैं और निबंध आपको लिखना होता है या फिर कहीं बातचीत करते हैं तो जनरल नॉलेज, जनरल फैक्ट्स आपको अगर नहीं पता होते हैं तो आप वहाँ पे मूक दर्शक बनकर बैठ जाते हो। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए परीक्षा खबरी आपको प्रोवाइड करवाता है परीक्षाओं से जुड़ी, और आपको जितनी जानकारी होनी चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया या किसी भी देश के आप नागरिक हों तो आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, विभिन्न संगठनों संस्थाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसके माध्यम से आपकी वो पूरी कमी पूरी होती है। और इसके पीडीएफ आपको डेली प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं और मंथली बेसिस पे आपको मैगजीन भी दी जाती है, जिसके लिए हमने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जय हो स्टडी टेलीग्राम हमारे ग्रुप का, ठीक है। वहाँ पे आप पर मंथ और डेली के ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। प्रथम खेलो इंडिया, अभी पहले प्रीलिम्स वाला सेक्शन देख लेंगे, फिर मुख्य परीक्षा पे हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक है आरओ प्रीलिम्स का, तो सब प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट के उद्घाटन सत्र का आयोजन हुआ है 7 नवंबर 2021 को भारतीय खेल प्राधिकरण के NCOE सोनीपत केंद्र में ये शुरू हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है? सोनीपत वाले केंद्र में। भारतीय खेल प्राधिकरण 1984 में इसका गठन हुआ था, आज से 37 वर्ष पहले, और खेल को बढ़ावा देने के लिए भारत में इसका गठन हुआ था। खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। इसके कई क्षेत्रीय केंद्र भी हैं, उनमें से एक जो क्षेत्रीय केंद्र है सोनीपत हरियाणा में है, वहाँ पे ये प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। यह भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता अब मासिक रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें सीनियर और जूनियर प्रतिभागियों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वांग यापिंग बनी अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला। तो अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी। हम आपको अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रमुख अभियान हैं, तथ्य जो हैं वो बता दे रहे हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, मे भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कभी, या फिर आपकी जानकारी के लिए ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन था, कौन ऐसा मानव था जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था, तो वो थे यूरी गागरिन, रूस के थे। सबसे पहले अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश भी रूस था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु कौन था? लाइका नामक कुत्ता। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ये पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, रूस की थी। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा थे। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? नील आर्मस्ट्रांग थे। अपोलो 11 जो मिशन था अमेरिका का, ये चांद के बाहर उतर गए थे, जो मतलब चांद की सतह पर उतरे थे। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका ही था। मंगल ग्रह पर चालक रहित, बिना चालक के अंतरिक्ष यान भेजने वाला भी पहला देश अमेरिका ही था। भारत का पहला चालक रहित विमान कौन था? लक्ष्य। ये भारत का पहला चालक, बिना चालक के विमान था। क्या नाम था? लक्ष्य। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? लूना 10। क्या? लूना 10। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? वाइकिंग 1। ये मंगल ग्रह पर सबसे पहले उतरने वाला अंतरिक्ष यान था। चंद्रमा पर पहले उतरने वाला चालक युक्त अंतरिक्ष यान कौन था? ईगल। लेकिन ये उतरे नहीं थे, इसमें से चालक जो है उतरे नहीं थे। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान कौन था? ईगल था। चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाने वाला यान कौन था, अर्थात मनुष्य को उतारने वाला? अपोलो 11 था। यही अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग जुड़े हुए थे। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला स्पेस शटल कौन था? क्या नाम था इसका? कोलंबिया। वही कोलंबिया जो दोबारा जब भेजा गया तो कल्पना चावला इसमें सवार थी और एक दुर्भाग्यजनक घटना हो गई थी 2003 में। सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री, सबसे अधिक उम्र का उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री कार्ल जी हेनिजे थे।
सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री गेरेमान तितोव थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अध्यापिका कौन थी? तो शेरिन मैकोलिफ अमेरिका की थी। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी महिला जो सबसे पहले गई थी अंतरिक्ष में, सैली राइड थी। अंतरिक्ष में विचरण कर, अब यहाँ देखिए, वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अंतरिक्ष में चलने वाली पहली विश्व की कौन सी महिला थी, रूस की थी श्वेतलाना सेवित्स्काया। क्या नाम था? श्वेतलाना सेवित्स्काया। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला थी। सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला यात्री कौन था? वलेरी पोलियाको। अंतरिक्ष में रहने वाला ये यात्री था, वलेरी पोलियाक्लो। 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री कौन था? कर्नल व्लादिमीर कोमारोव, रूस के थे। अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एलेक्सी लियोनोव। ये अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति था, एलेक्सी लियोनोव। लेकिन अंतरिक्ष में सबसे अधिक बिताने का अभी जो रिकॉर्ड है वो चेंज हो गया है। पुरुषों में जहां यह रिकॉर्ड 340 दिनों का नासा के अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली के नाम है, जिन्होंने 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। वहीं महिलाओं में यह रिकॉर्ड पहले पेगी विटसन के नाम था, 288 दिन उन्होंने 2017 में जब गई थी तो बिताए थे, 288 दिन। लेकिन अभी हाल ही में इनका रिकॉर्ड टूट गया जब नासा की क्रिस्टीना कोच ने 2019 में उनका रिकॉर्ड भंग कर दिया। 328 दिन ये अंतरिक्ष में रही थी। ठीक है, नासा की थी ये भी। तो याद रखेगा, इतने सारे फैक्ट्स इससे जुड़े हुए। ये तियांगोंग से गई थी वान यापिंग जो है, जो स्वर्गीय महल जिसका अर्थ होता है, और चीन का ये अंतरिक्ष स्टेशन भी है। 6 महीने के लिए एक दल गया, उसकी एक सदस्य थी। अपने सदस्य साथी के साथ ये चहलकदमी इन्होंने की थी अंतरिक्ष में। ठीक है। चेन्नई के शेफ दामू को लंदन में मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। शेफ के दामोदरन, जिन्हें शेफ दामू के नाम से भी जाना जाता है, उनको ग्लोबल फूड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म अचीवमेंट अवार्ड 2021 में कलिनरी लीजेंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत ने किए सतत कृषि पर COP26 कार्रवाई एजेंडा पर हस्ताक्षर। इस पर COP26 में बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हुई हैं, जिस पे हम चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। COP26 कार्रवाई एजेंडा पर हस्ताक्षर हुए। भारत सतत कृषि कार्य एजेंडा के लिए साइन अप करने वाले 27 देशों में शामिल है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा फॉर द ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ग्लोबल एक्शन एजेंडा फॉर इनोवेशन एग्रीकल्चर। 6 नवंबर 2021 को पार्टियों के 26वें सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों द्वारा की जाने वाली प्रमुख कार्य प्रतिज्ञाओं में से एक था। संकल्प गुप्ता ने भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर, खैर ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं। ISSF प्रेसिडेंट्स कप में सौरभ चौधरी ने जीता रजत, इतना जानते रहिए। ठीक है। नोवाक जोकोविच ने पेरिस में जीता 37वां मास्टर्स खिताब। पेरिस में 37वां मास्टर्स खिताब जीता है, बस इतना ही याद रखिएगा। इनमें जो डेनियल मेदवेदेव थे, इनको इन्होंने हराया। मास्टर्स खिताब में जोकोविच का दूसरा ये रिकॉर्ड था, जब उन्हें 7वीं बार सीजन के अंत में विश्व नंबर 1 घोषित किया गया है। तो ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा। विश्व नंबर 1 कौन है पूछ सकता है आपसे, तो नोवाक जोकोविच है। रूस ने स्विट्जरलैंड को हराकर जीता बिली जीन किंग कप। ये बिली जीन किंग कप किसने जीता? रूस ने। किसको हराकर? स्विट्जरलैंड को हराकर। हाँ, ये महत्वपूर्ण खबर है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने राशिद खान। अंतर्राष्ट्रीय T20 की बात नहीं हो रही है, संपूर्ण T20 की बात हो रही है। IPL वगैरह बहुत खेलते हैं राशिद खान, आपको पता होगा, आप हैदराबाद वाली टीम में। तो अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ने 7 नवंबर 2021 को न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम के T20 विश्व कप मैच के दौरान प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में अपना 400वां विकेट लिया। उन्होंने 289वें T20 मैच में उपलब्धि प्राप्त की। उनके पास एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक T20 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी है, जब उन्होंने 2018 में 96 विकेट T20 में चटकाए थे। केवल 3 अन्य गेंदबाजों ने T20 क्रिकेट में 400 विकेट का आंकड़ा पार किया है, ये चौथे हैं, ध्यान रखिएगा। मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने जीता महिला युगल का खिताब। तो भारत के मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेनर लास्को 2021 इवेंट में महिला युगल का खिताब जीत लिया। उन्होंने 7 नवंबर 2021 को फाइनल में 3 गेम में एड्रियाना और मेलानी को हराया।
लगातार दूसरे हफ्ते किसी भारतीय जोड़ी ने WTT कंटेंडर सीरीज में खिताब जीता है। जी साथियान और हरमीत देसाई ने इससे पहले पुरुष युगल का खिताब जीता था। इन दोनों का भी नाम याद रखिएगा। मित्रभा गुहा बने भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर। मित्रभा गुहा 72वें बन गए। ठीक। ग्लासगो में COP26 में महाराष्ट्र को मिला शीर्ष लीडरशिप पुरस्कार। अब ये देखिए, ये महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र ने U2C महासभा में पहला इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप पुरस्कार प्राप्त किया, जिसका आयोजन 7 नवंबर 2021 को ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 शिखर सम्मेलन के साथ हुआ था। ध्यातव्य है कि महाराष्ट्र जो राज्य है U2C, जो कि कार्बन के अगेंस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसके अगेंस्ट एक क्षेत्रीय संगठन बना हुआ है, उसका सदस्य बना था। तो इस महासभा ने इसको ये पुरस्कार दिया है। ठीक है। दिल्ली सरकार ने शुरू की श्रमिक मित्र योजना। दिल्ली सरकार ने 8 नवंबर 2021 को श्रमिक मित्र योजना शुरू की। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ निर्माण श्रमिकों तक पहुंचे। तो श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार याद रखेगा। रोहित शर्मा बने पुरुषों के T20 में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर। तो 8 नवंबर 2021 को रोहित शर्मा ने 3000 T20 रन पूरे किए और यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले विश्व के तीसरे क्रिकेटर बन गए। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ICC पुरुष T20 विश्व कप में नामीबिया के खिलाफ मैच में रोहित ने 3000 रन के आंकड़े पार किए। विराट कोहली 3227 रनों के साथ शीर्ष पर हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल भी 3000 रन बना चुके हैं। तीसरे कौन बने हैं? रोहित शर्मा। रामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने लॉन्च किया COP26 चार्टर ऑफ एक्शन। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव रामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने COP26 चार्टर ऑफ एक्शन लॉन्च किया है। इसे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में लॉन्च किया गया था। 6 नवंबर 2021 को आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा किया गया था। भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप। तो पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 11 से 13 नवंबर 2021 तक भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से किया जाएगा। ठीक, कहाँ पर आयोजित की जाएगी? भुवनेश्वर में, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हुआ श्रीनगर। तो यूनेस्को ने श्रीनगर को रचनात्मक शहरों के अपने नेटवर्क में जोड़ने की घोषणा की है। श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो भारत से श्रीनगर, चेन्नई और वाराणसी जो कि संगीत के यूनेस्को शहर, जयपुर जो कि शिल्प और लोक कला का, मुंबई फिल्म का, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी का ये शहर थे। वहीं श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है। इन सभी शहरों का नाम याद रखिएगा। यूनेस्को नेटवर्क में अब 90 देशों के लगभग 300 शहर हैं। लॉजिस्टिक इंडेक्स में गुजरात लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 8 नवंबर 2021 को लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021 का तीसरा संस्करण लॉन्च किया। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश शीर्ष सुधारकर्ता राज्यों में शीर्ष पे है। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा दूसरे और पंजाब को तीसरा स्थान मिला है इस सूचकांक में, इस रिपोर्ट में। तो उस दिन हमने खाद्य सुरक्षा की बात की थी, भुखमरी की बात की थी। आज हम उसी से जुड़े टॉपिक भारत और खाद्य सुरक्षा की बात करेंगे, जो कि मुख्य परीक्षा और आपके निबंध लेखन के लिए और जो अन्य विषय हैं आपके, पॉलिटिकल साइंस है या फिर आपका जनरल स्टडी का कोई विषय है, चाहे वो हिस्ट्री हो, सोशलॉजी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन सब के काम आएगा। तो कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पूर्व भी भारत में विश्व के कुल कुपोषित लोगों की सर्वाधिक संख्या मौजूद थी। भारत में सबसे ज़्यादा कुपोषित थे। यह परिदृश्य तब है जबकि सरकार के पास गोदामों में 100 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न का भंडार है, जो किसी भी अन्य देश के खाद्यान्न भंडार की तुलना में काफ़ी अधिक है। न सिर्फ खाद्यान्न भंडार है, बल्कि भारत सरकार ने मुफ्त राशन वितरित करने का भी काम कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान किया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पहुँच और परिवहन में कमी है। लॉजिस्टिक्स और जो हमारी प्रणाली है क्रियान्वयन की, उसमें बहुत बड़ा दोष अभी भी बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के
5 संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण के मुताबिक महामारी और इसके प्रभाव को सीमित करने में सरकार की विफलता के कारण देश में भुखमरी और खाद्य असुरक्षा व्यापकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एकदम बिना डरे बिना संकोच के ये रिपोर्ट अपने तरफ से नहीं, लेकिन अपनी इस रिपोर्ट का आप निष्कर्ष जरूर लिख दीजिएगा। चूँकि भारत विश्व के सबसे बड़े खाद्य भंडार वाला देश है, इसलिए सरकार को अतिरिक्त खाद्य भंडार सुनिश्चित करने की नहीं बल्कि पहले से मौजूद उन नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है जो ज़रूरतमंद लोगों के बीच खाद्य वितरण को सुगम बनाती है। भैया खाना पहुँचे तो खाना तो पहुँचवा दिए, रास्ते में कोई चट कर गया है ना, तो वही हो रहा है। सोफी के अनुसार भारत की खाद्य सुरक्षा, तो सोफी रिपोर्ट 2021 जो आई है, रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2018 से वर्ष 2020 की अवधि के बीच मध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता में लगभग 6.8% अंक की वृद्धि हुई है। खाद्य असुरक्षा में वृद्धि समग्र तौर पर कोविड के प्रकोप के बाद से मध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगभग 9.7 करोड़ की वृद्धि हुई। भैया एनजीओ कहाँ गए स्वयंसेवक संगठन, ये क्या हो रहा है देखिए जरा सा। आकलन के मानदंड, इस रिपोर्ट में प्रस्तुत खाद्य सुरक्षा संबंधी आकलन खाद्य सुरक्षा के 2 विश्व स्तर पर स्वीकृत संकेतकों के आधार पे है। पहला, अल्प पोषण की व्यापकता, अर्थात खाना मिल रहा है लेकिन पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। दूसरा, मध्यम और गंभीर खाद्य सुरक्षा की व्यापकता, खाना मिल रहा है पर्याप्त नहीं मिल रहा है। भारत और खाद्य सुरक्षा, भारत जो विश्व में खाद्यान्न के सबसे बड़े भंडार वाला देश है, अर्थात 1 जुलाई 2021 तक 120 मिलियन टन इतना भंडारण है, उसमें विश्व की खाद्य असुरक्षित आबादी का लगभग 1/4 केवल भारत मौजूद है। भैया पूरे विश्व की 1/4 25% लगभग भारत में है। अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर 237 करोड़ से अधिक लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे और वर्ष 2019 की तुलना में इनकी संख्या में लगभग 32 करोड़ की वृद्धि हो गई थी। खाना मुफ्त में बट रहा है तब ये हाल है। अकेले दक्षिण एशिया वैश्विक खाद्य सुरक्षा के 36% का वहन करता है। खाद्य सुरक्षा और संबद्ध समस्याएं, ये महत्वपूर्ण है, इन सब बातों को आपको मेंशन करना है, एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे। अल्प पोषण की व्यापकता, अल्प पोषण की व्यापकता का आकलन देशों के राष्ट्रीय उपभोग सर्वेक्षणों पर आधारित है जो प्रति व्यक्ति खाद्य आपूर्ति की स्थिति को प्रकट करता है। कितना खाना लोगों को मिल रहा है, किस तरह का खाना लोगों को मिल रहा है, ये भी इसमें शामिल करना चाहिए। क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि बहुत जो लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग हैं वो भी अल्प पोषण के शिकार हैं, क्योंकि खा तो गरम कुत्ता वो हॉट डॉग वगैरह हैं, तो क्या होगा। नवीनतम उपभोग सर्वेक्षण का अभाव भूख की व्यापकता का वर्ष 2019 में 14% से बढ़कर वर्ष 2020 में 15.3% हो जाने का अनुमान है, जिसे अल्प पोषण की व्यापकता के आकलन से प्राप्त किया गया और इस पर पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आप देखो, ये इसमें आप दोष निकालने को कहो, ये आप ज़रूर लिखना कि नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सरकार की बहुत बुराई हुई है और हम तो सपोर्टर हैं सरकार के, तो हम कुछ बातें लिखेंगे सपोर्ट में सरकार के। क्या लिखेंगे, सरकार भी तो हमारी ही है, भले ही हम उस सरकार में बैठने वाली पार्टी के अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन सरकार तो हमारे देश की है, तो बचाव तो करना ही होगा वैश्विक स्तर पर जाएंगे तो भूख की व्यापकता का वर्ष 2019 में 14% से बढ़कर वर्ष 2020 में 15.3% हो जाने का अनुमान है, जिसे अल्प पोषण की व्यापकता के आकलन से प्राप्त किया गया है और इस पर पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में PMFSI का आकलन ही भारत में खाद्य असुरक्षा पर महामारी के प्रभाव पर उपलब्ध राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वैध और विश्वसनीय आकलन है। सामाजिक आर्थिक संकट, प्रमुख खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के बावजूद व्यापक आर्थिक संकट, उच्च बेरोजगारी दर और असमानता की उच्च स्थिति के कारण भारत में भूख और खाद्य असुरक्षा की गंभीर समस्याएं विद्यमान हैं। निर्धनों की एक बड़ी आबादी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, जहां आय अल्प और अनिश्चित होती है। पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी दर में भी तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे लोगों को पोषक युक्त खाने नहीं मिल रहे हैं, वो कुछ भी खा ले रहे हैं, पेट भर ले रहे हैं। उच्च और अस्थिर खाद्य मूल्य, घटते सार्वजनिक निवेश और आर्थिक मंदी ने श्रमिक और कृषक वर्गों के संकट को गहरा दिया है।
अल्प और अनिश्चित आय के साथ अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर परिवारों के पास पर्याप्त और पौष्टिक भोजन तक पहुंच की सुनिश्चितता नहीं है। जब हम देखें, यहाँ पर एक बात है, इन रिपोर्टों की एक खामियां हैं कि जब हम अल्प पोषण की या कुपोषण की बात करते हैं तो हम सिर्फ गरीबी और भुखमरी, जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं, उन्हीं की बात करते हैं। हम उन्हें भूल जाते हैं जो बल भर खा रहे हैं और उनका पेट नहीं भरता है, वो रात में भी खाते हैं, उठ के खाते हैं और खाते ही रहते हैं, लेकिन वो खाना कैसा खा रहे हैं इस पर किसी का विचार नहीं आता। तो ये भी एक विचार करने योग्य बात है कि ये व्यापकता जो है और ज़्यादा बढ़ सकती है अगर इन सबको शामिल किया जाए इसमें। वो भी अल्प पोषण या कुपोषण के ही शिकार हैं। महामारी का प्रभाव, खाद्य सुरक्षा वर्ष 2019, और इसको आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं सही तरीके से। खाद्य सुरक्षा वर्ष 2019 में लगभग 31.6% से बढ़कर वर्ष 2021 में 38.4% तक पहुंच गई है। महामारी से निपटने के लिए तैयारी की कमी के कारण वर्ष 2020 में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक मंदी की दीर्घकालिक समस्याएं भी और अधिक बढ़ गई हैं। पीडीएस के माध्यम से खाद्य का अपर्याप्त वितरण, ये भी एक प्रमुख कारण है। सब्सिडी पात्र लाभार्थियों का गरीबी रेखा से नीचे का दर्जा नहीं होने के आधार पर बहिर्वेशन हुआ है। क्योंकि अब ये देखिए, बहिर्वेशन ये जो शब्द है ये इंग्लिश शब्द है। आजकल इंग्लिश वर्ड्स बहुत यूज़ हो रहे हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको ये बाहर इस सुविधा से बाहर हो गए हैं क्योंकि इनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है। क्योंकि बीपीएल के रूप में किसी परिवार की पहचान करने के मानदंड अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है। आगे की राह को खाद्य सुरक्षा के नियमित निगरानी प्रणाली कि कोई भ्रष्टाचार इसमें ना हो, ठीक है। दूसरा, खाद्य सुरक्षा योजनाओं के दायरे का विस्तार, कम से कम महामारी अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि इसमें एक तो भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सके, कालाबाजारी रोकी जा सके। इसके अलावा इसमें जो है लॉजिस्टिक्स, आने जाने आवागमन की अगर भंडारण की सुविधा दे दी जाए हर जगह, तो सबको ये पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त समय में मिल जाएगा। पीडीएस को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और बाजरा, दाल और तेल को शामिल करते हुए खाद्य श्रेणी को विस्तृत किए जाने की आवश्यकता है। फूड बास्केट को, यह निश्चित रूप से प्रच्छन्न भुखमरी की समस्या को संबोधित करने में मदद कर सकता है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उसके पास राशन कार्ड हो या ना हो, राशन की दुकानों से रियायती दर पर अनाज लेने की छूट मिलनी चाहिए। विकास और मानवीय नीतियों को सुमेलित करना, आवश्यक विषयों में मानवीय विकास और शांति निर्माण नीतियों को एकीकृत किया जाना चाहिए, ताकि संवेदनशील परिवार खाद्यान्न के लिए अपनी संपत्तियों को बिक्री के लिए बाध्य न हो। पौष्टिक भोजन की लागत को कम करना, आपूर्ति श्रृंखलाओं में हस्तक्षेप जैसे बायोफोर्टिफाइड फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना अथवा फल और सब्जी उत्पादकों के लिए बाजार तक पहुंच को आसान बनाना, इस सब कामों के माध्यम से पौष्टिक खाद्य पदार्थों की लागत को कम करना भी आवश्यक है। निष्कर्षतः भोजन का अधिकार न केवल एक वैधानिक अधिकार है बल्कि एक मानव अधिकार भी है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के एक राज्य पक्षकार के रूप में भारत का दायित्व है कि वह अपने सभी नागरिकों के लिए भूख से मुक्ति के अधिकार और पर्याप्त भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करे। कोविड-19 के कारण उत्पन्न व्यवधान की स्थिति में खाद्य सुरक्षा की एक व्यापक परिभाषा को भी अंगीकार किए जाने की आवश्यकता है। खाद्य असुरक्षा को समाप्त करना या कम से कम न्यूनतम कर सकने के संसाधन पहले से ही सरकार के पास मौजूद हैं। आवश्यकता बस यह है कि उनका इष्टतम लाभ के लिए उपयोग किया जाए। हाल ही में आपको पता है कि सहकारिता पर विशेष ध्यान सरकार का गया है, और ये सहकारिता पर ध्यान इसीलिए गया है ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी जो स्कीम्स हैं और सरकार का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में पूरे राष्ट्र को, पूरी संस्थाएं जो काम करती हैं स्थानीय स्तर पर, उनको सम्मिलित किया जाए। तो सहकारिता के माध्यम से अगर काम किया जाए तभी हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए सहकारिता मंत्रालय और उसके मंत्रालय के मुखिया के रूप में पहले मंत्री जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनको बनाया गया। सहकारी संस्थाओं की पुनर्कल्पना और कार्यान्वयन पर अभी सरकार जोर दे रही है, जो कि एक सेकंड पेपर के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण ये खबर और थर्ड पेपर के लिए बन सकती है करंट अफेयर्स वाले में। यदि दक्षता से सहकारी संस्थाओं की पुनर्कल्पना और कार्यान्वयन किया जाए तो एक नैसर्गिक विचार तथा एक संगठनात्मक मंच के रूप में अत्यंत प्रासंगिक है। सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय के गठन की आवश्यकता को सहकारी क्षेत्र की अपार रूपांतरणकारी शक्ति के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जिसे अब तक बेहतर तरीके से साकार नहीं किया गया है। इसके पहले
97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसके लिए विभिन्न प्रावधान किए गए। नए मंत्रालय का उद्देश्य एक विधिक, प्रशासनिक और नीतिगत ढांचे के निर्माण के साथ सहकारी संस्थाओं के लिए कारोबार सुगमता की सुविधा प्रदान करना और बहुराज्य सहकारी संस्थाओं के विकास में सहायता करना है। बल इस बात पर दिया गया है कि सहकारी संस्थाओं को छोटे निकायों से बड़े उद्यमों में रूपांतरित किया जाए जो समर्थकारी व्यवसाय से समर्थित होंगे, ताकि प्रवेश और विकास बाधाओं की समस्या को संबोधित किया जा सके। सहकारिता का महत्व पूछ सकता है, एग्जाम में ध्यान रखेगा। बाजार विकृतियों से कमजोर वर्गों की रक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण इसका एक महत्व है। सहकारिता आवश्यक है क्योंकि बाजार कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रख सकता है। सहकारी संस्थाओं को जहां भी सफलता मिली है वहां उन्होंने बाजार विकृतियों को सफलतापूर्वक संबोधित किया है, कंपटीशन को बढ़ाया है, गुणवत्ता को बढ़ाया है। इन संस्थाओं ने बिचौलियों, मध्यस्थों को हटाकर आपूर्ति श्रृंखला को सुगठित भी किया है, जहां उत्पादकों के लिए बेहतर मूल्य और उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धी दरें सुनिश्चित हुई हैं। आपात बिक्री पर रोक तो बुनियादी अवसंरचना और वित्तीय संसाधनों से लैस सहकारी समितियां आपात बिक्री को रोकती हैं, सौदेबाजी की शक्ति को संपुष्ट करती हैं। ठीक है, ये बार्गेनिंग की पावर बढ़ाती हैं, जो कि अच्छी बात होती है। विकेंद्रीकृत विकास, उनमें विकेंद्रीकृत विकास के प्रतिमान को साकार करने की क्षमता होती है। अब यहाँ पर बिक्री को, जो सहकारी आपात बिक्री को कैसे रोकती हैं? बार्गेनिंग के माध्यम से। भैया हमारे पास आप जो है इतने में सामान दे दो, नहीं हम तो इतने में ही देंगे, इससे कम में नहीं देंगे, नहीं हमको यहाँ सहकारी समिति में इतने में मिल जाएगी, आप रहने दो देने, नहीं भाई ठीक है आप तक पहुँच जाएगा, जितने में लेना चाहते हो ले लो। तो ये बात जो मैंने आपको बताई आप समझ गए होंगे इससे कि किस तरह से बदलाव आ सकता है, सहकारी समितियों का किस तरह से योगदान हो सकता है। विकेंद्रीकृत विकास, उनमें विकेंद्रीकृत विकास के प्रतिमान को साकार करने की क्षमता होती है। जिस प्रकार पंचायती राज संस्थाएं विकेंद्रीकृत ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाती हैं, उसी प्रकार सहकारी संस्थाएं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम बन सकती हैं। ये व्यावसायिक या पूंजीकरण का विकेंद्रीकरण अगर कहें तो ये अनुचित नहीं होगा। सफल व्यवसाय मॉडल, कम से कम 2 क्षेत्रों डेयरी और उर्वरक में सहकारी संस्थाएं एक सफल व्यवसाय मॉडल की पुष्टि करती हैं। आपको पता है कि डेयरी और उर्वरक विकास में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसकी न सिर्फ आवागमन बल्कि इसकी पहुंच भी इन्होंने सुनिश्चित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नैसर्गिक नेतृत्व, सदस्यों की भागीदारी, तकनीकी प्रबंधकीय दक्षता, आकारिक मितव्ययिता, उत्पाद विविधीकरण, नवाचार की संस्कृति, ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता और सामान्य ब्रांड प्रचार ऐसे कुछ प्रमुख कारक हैं जो उनकी सफलता के लिए उत्तरदायी हैं। इन अभ्यासों को अन्य क्षेत्रों में भी दोहराया जा सकता है। ठीक है, जैसे डेयरी और उर्वरक में किया गया, अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। सहकारी संस्थाओं के समक्ष चुनौतियां भी हैं। वो क्या हैं? कुप्रबंधन और हेरफेर। अधिक सदस्य संख्या वाली सहकारी संस्थाओं में यदि प्रबंधन के कुछ सुरक्षित उपायों को संयोजित नहीं किया जाता तो उनके कुप्रबंधन की समस्या उत्पन्न होती है। शासी निकायों के चुनाव में धनबल इतना शक्तिशाली उपकरण बन गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शीर्ष पद आमतौर पर समृद्ध किसानों द्वारा हथियार लिए जाते हैं और फिर अपने लाभ के लिए संगठन में हेरफेर करते रहते हैं। जागरूकता की कमी, लोगों में सहकारी आंदोलन के उद्देश्यों और उसके नियमों विनियमों के संबंध में जागरूकता की कमी है। न सिर्फ लोगों में, विद्यार्थी भी नहीं समझ सकता। छात्र से अगर आप किसी से पूछ लो बताओ सहकारिता क्या होती है, तो वो भी इसका अर्थ समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो समझ का भी फेर है। प्रतिबंधित दायरा, इनमें से अधिकांश समितियां सीमित सदस्यता रखती हैं, उनका परिचालन भी 1-2 गाँवों तक ही सीमित रहता है। इसलिए प्रभावी जो ये कदम है प्रभावी क्रियान्वयन नहीं कर पाती हैं। कार्यात्मक अक्षमता, सहकारी आंदोलन को प्रशिक्षित कर्मियों की अपर्याप्तता का सामना करना पड़ रहा है, जो कि एक प्रबल समस्या है। आगे की राह क्या होनी चाहिए? तो स्थानीय के साथ ही राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति करना। तो स्थानीय स्तर पर सहकारी समितियों को प्राथमिक क्षेत्र के सभी खंडों में अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना जारी रखना चाहिए, जैसे अमूल जैसी संस्थाओं ने किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम संगठनों के रूप में उभरने की आवश्यकता है। आकारिक मितव्ययिता, तो प्राथमिक क्षेत्र के विभिन्न खंडों को सफलतापूर्वक विकसित किया जा सकता है और इन्हें सहकारी संस्थाओं में रूपांतरित किया जा सकता है। इसके बाद द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के विभिन्न खंडों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। सहकारिता ब्रांडिंग को बढ़ावा देना, सहकारी समितियों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में उन्नयन,
और मूल्यवर्धन के माध्यम से उनकी ब्रांडिंग को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उत्पादन, संचालन, वितरण और आकारिक मित व्यवस्था का विस्तार करना होगा। कारोबारी माहौल के साथ तालमेल रखने के लिए पर्याप्त लचीलापन। तो कारोबारी माहौल के साथ तालमेल रखने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करने के लिए अधिनियम, नियमों और उपनियमों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के प्रबंधन को बाजार प्रेरित प्रबंधकों के हाथों में निहित करना होगा, जो दक्षता सुनिश्चित करने की योग्यता रखते हैं। बहुराज्य सरकारी समितियों के निदेशक मंडल की जिम्मेदारी होगी कि वे व्यावसायिक निर्णयों की निगरानी करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व में कोई चूक न हो। अति विनियमन से परहेज करना, ये सैद्धांतिक बातें हैं, आपको लिखनी है एग्जाम में। आप व्यवहार में मत जाइएगा, व्यवहार में बहुत ही कुव्यवस्था फैली हुई है इस क्षेत्र में। सरकार और सहकारी समितियों के बीच नियंत्रण और स्वायत्तता के बीच का समीकरण दुविधापूर्ण है। अति विनियमन से सहकारी समितियां अपने स्वायत्त क्षेत्र को खो देने का खतरा रखती हैं। सरकार द्वारा सहकारी समितियों को अपना बचाव स्वयं करने के लिए छोड़ देने से ये समितियां कुप्रबंधन का शिकार हो सकती हैं। अतः यह वांछनीय है कि इस द्वंद्व को सुलझाया जाए। पारदर्शिता, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रक्रियाएं पारदर्शी हों। प्रबंधन के साथ इन समितियों की अखंडता और उनकी परिचालन स्वायत्तता आवश्यक है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, सहकारी विभागों को अभिकल्पना और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों के साथ सहकारी समितियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना होगा, ताकि सुनिश्चित हो कि वे वर्तमान कारोबारी माहौल के पर्याप्त अनुकूल हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकें। ताकि निष्कर्ष, सरकार सहकारी विकास संस्थानों सहित सभी हितधारकों, संपूर्ण सहकारी आंदोलनों को आपसी सहयोग की आवश्यकता होगी, ताकि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक व्यावसायिक अभ्यासों को शामिल करते हुए सामुदायिक और जन केंद्रित विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। और यह अपेक्षा है नए मंत्रालय से कि इस व्यवस्था में आवश्यक सामंजस्य लाएगा और बल गुणक के रूप में कार्य करेगा, जिससे हम अपने उद्देशिका के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। आपके थर्ड पेपर का, तीसरे पेपर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पराली और प्रदूषण। एक हालिया अध्ययन 2 चरण में अक्टूबर 2018 में और दूसरा मार्च अप्रैल 2019 में किया गया था। इसके मुताबिक पराली जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण ने स्थानीय स्तर पर फेफड़ों की कार्यक्षमता को काफ़ी प्रभावित किया है और यह ग्रामीण पंजाब में महिलाओं के लिए विशेष रूप से हानिकारक साबित हुआ है। प्रमुख बिंदु क्या है इस रिपोर्ट के? तो PM 2.5 पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 की सांद्रता 100 ग्राम प्रति घन मीटर से बढ़कर 250 ग्राम घन मीटर अथवा दोगुनी से भी अधिक हो गई है। दूसरी बात, इसका स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों से लगभग 10 से 15 गुना अधिक पाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि 24 घंटे का औसत एक्सपोजर 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या मानक स्थापित किए हैं? तो कि PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि 24 घंटे का औसत एक्सपोजर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो WHO और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अलग अलग है। प्रभाव क्या है? सभी आयु समूहों जिसमें 10 से 60 वर्ष को शामिल किया जाए तो सांस लेने में तकलीफ, त्वचा पर चकत्ते, आंखों में खुजली आदि सहित अधिकांश लक्षणों में 2 से 3 गुना वृद्धि देखी गई है। आप ही अगर अपने शहर में निकलते हैं तो आप देखते होंगे आपकी आंखें अब पहले की तरह धूल बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि धूल अब बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण युक्त है। ठीक है। PM 2.5 सांद्रता में वृद्धि के साथ फेफड़ों की कार्यक्षमता में गिरावट दर्ज की गई। पुरुषों में फेफड़ों की कार्यक्षमता में 10 से 14% की गिरावट हुई है। सब प्रमुख बातें हैं, याद रखिएगा। पराली जलाना क्या है? तो पराली जलाना अगली फसल बोने के लिए फसल के अवशेषों को, जिसको आप पुआल या पियरा कहते हैं, उसको जलाया जाता है। फसल के अवशेषों को खेत में आग लगाने की क्रिया है। इसी क्रम में सर्दियों की फसल, रबी की फसल की बुआई हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा कम अंतराल पर की जाती है तथा अगर सर्दी की छोटी अवधि के कारण फसल बुआई में देरी होती है तो उन्हें काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए पराली को जलाना पराली की समस्या का सबसे सस्ता और तीव्र तरीका होता है। पराली जलाने की यह प्रक्रिया अक्टूबर के आसपास शुरू होती है और नवंबर में अपने चरम पर होती है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का समय भी होता है। पराली जलाने का प्रभाव क्या होता है? तो बहुत ही जहरीले प्रदूषक इससे उत्सर्जित होते हैं, जैसे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
स्मॉग की मोटी चादर बनाकर मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ये मिट्टी के पोषक तत्व भी इससे नष्ट होते हैं। मिट्टी में नमी और उपयोगी रोगाणुओं को नुकसान होता है आग लगाने से। पराली जलाने के क्या विकल्प हो सकते हैं? तो पराली का स्वस्थानीय प्रबंधन होना चाहिए, इन सीटू प्रबंधन होना चाहिए। जीरो टिलर मशीनों और जैव घटकों के उपयोग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार बाह्य स्थानीय प्रबंधन, जैसे मवेशियों के चारे के रूप में चावल के भूसे का उपयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि आप देखते हो पुआल जो है जानवर बड़े चाव के साथ खाते हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग, उदाहरण के लिए टर्बो हैप्पी सीडर मशीन जो पराली को जड़ समेत उखाड़ फेंकती है और साफ किए गए क्षेत्र में बीज भी बो सकती है। इसके बाद पराली के खेत के लिए गीली घास के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है पराली को। फसल पैटर्न बदलना, यह गहरा और अधिक मौलिक समाधान है। फसल पैटर्न बदलना, बायो एंजाइम पूसा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बायो एंजाइम पूसा के रूप में एक परिवर्तनकारी समाधान पेश किया है। यह अगले फसल चक्र के लिए उर्वरक के खर्च को कम करने के लिए जैविक कार्बन और मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। पंजाब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कृषि पराली जलाने की समस्या निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दी गई रूपरेखा के आधार पर निगरानी के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। आगे क्या होना चाहिए? तो पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए जुर्माना लगाना भारतीय सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के लिहाज से बेहतर विकल्प नहीं है। हमें वैकल्पिक समाधानों पर ध्यान देने की जरूरत है, जो अभी ऊपर हमने सुझाया। यद्यपि सरकार मशीनों का वितरण कर रही है, किंतु स्वस्थानिक प्रबंधन के लिए सभी को मशीनें नहीं मिल पाती हैं। सरकार को इसकी उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। इसी तरह बाह्य स्थानीय उपचार प्रबंधन में कुछ कंपनियों ने अपने उपयोग के लिए पराली इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, किंतु इस दृष्टिकोण को और अधिक बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टेस्ट सीरीज आरओ के लिए उपलब्ध हैं PDF, आप लोग 15 टेस्ट सीरीज एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। उसको लगा लीजिए, आराम से आपकी परीक्षा निकल जाएगी। ठीक है, आपको PDF चाहिए हमारे मेन ग्रुप से क्रैश कोर्स है तो वो भी ले सकते हैं। हिंदी की बुक हमारी आ गई है ऑनलाइन, आप लोग चाहें तो उसे भी परचेस कर सकते हैं। परचेस क्या करना, मैं सभी को उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, और उसके बारे में अलग से अनाउंस कर दूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।